सब लोग हेडिंग डालिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और हम आज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स यानी सी प्लस प्लस का जो ओरिजिनल फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसको स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट और लिखिए एग्जाम्पल। लिख लिए सब लोग। यस सर। तो लिखिए एग्जाम्पल। लिखने के बाद लिखिए कॉमन पॉइंट्स रिलेटेड टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कॉमन पॉइंट्स रिलेटेड टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए क्लास इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लास इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस। क्लास इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस which implement the features of encapsulation, लिखिए सेकंड पॉइंट। लिखिए क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। सेकंड पॉइंट लिखिए क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। वेरिएबल्स एंड फंक्शंस फुल स्टॉप। लिखिए वेरिएबल्स आर नोन एज, इसी में वेरिएबल्स आर नोन एज डेटा मेंबर
variables are known as data member and functions are known as, हम लिखा है variables are known as data member and functions are known as member function. Functions are known as member function. फुल स्टॉप. इसी में लिखिए both are member of class. Both are member of class. Both are member of class. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए टू डिक्लेयर ए क्लास. टू डिक्लेयर ए क्लास वी यूज ए कीवर्ड क्लास. To declare a class, we use a keyword class. लिखिए the general format is और ये जनरल फॉर्मेट लिख लीजिए. क्लास नेम कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले जितना डेटा मेंबर डिफाइन करना है वो डिफाइन कर लीजिए. उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर कॉलम दिए हैं और उसके बाद जितना मेंबर फंक्शन डिफाइन करना है वो कर लीजिए. कर्ली ब्रेसेस बंद, सेमीकोलन. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. लिखिए द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास. द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास इज ट्रीटेड एज ए सिंगल स्टेटमेंट. द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास इज ट्रीटेड एज ए सिंगल स्टेटमेंट. A single statement. Hence it must be terminated by the semicolon. Hence it must be terminated by the semicolon. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. लिखिए क्लास क्रिएट्स एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लास क्रिएट्स एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऑफ इट्स ओन टाइप. क्लास क्रिएट्स एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऑफ इट्स ओन टाइप. OWN ओन टाइप. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. लिखिए द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास. द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास इज ओनली ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट. द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास इज ओनली ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट. फुल स्टॉप. इसी में लिखिए देयर इज नो एनी मेमोरी एलोकेशन. There is no any memory allocation for the member of class. There is no any memory allocation for the member of class inside the class. Inside the class. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए to use the member of class. To use the member of class, comma, we have to create an object. We have to create an object.
फुल स्टॉप लिखिए टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट we use class name as a data type. To create an object, comma, we use class name as a data type. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए as soon as object is created, as soon as object is created, sufficient memory will be allocated for the object. As soon as object is created, comma, sufficient memory will be allocated for the object. Sufficient memory will be allocated for the object. Full stop. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए द अमाउंट ऑफ मेमोरी, द अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट will be depend on the data member of class, on the data member of class. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए every object will get a separate memory allocation. Every object will get a separate memory allocation, according to its data member, which is not overlapped by each other, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए टू एक्सेस द मेंबर ऑफ क्लास, to access the member of class, we use an object with the help of dot operator. We use an object with the help of dot operator. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए क्लास इज लॉजिकल एंटिटी, whereas ऐसा कीजिए, इसको मॉडिफाई कीजिए। लिखिए क्लास इज लॉजिकल कंस्ट्रक्ट, whereas object is physical entity. Class is logical construct, whereas object is physical entity. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए इन C++ we get 3-axis specifier for the member of class. We get 3-axis specifier for the member of class. कौन कौन सा? ए में लिखिए प्राइवेट, बी में पब्लिक और सी में प्रोटेक्टेड।
लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए द मेंबर ऑफ क्लास इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। द मेंबर ऑफ क्लास इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, private by default, although we can also use a keyword private, although we can also use a keyword private, full stop। इसी में लिखिए if a member of class is private, if a member of class is private, it can't be accessed outside the class, it can't be accessed outside the class, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए if the member of class is public, comma, it can be accessed inside the class or outside the class, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए normally we define data member in the private section of class and member function in the public section of class, और एक लास्ट पॉइंट लिखिए, when an object call a function, comma, it will pass the reference of current object, hence there is no need to use extra reference, in the function, और एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, लिखिए जनरली class and object is useful, normally class and object is useful to operate complex number, फुल स्टॉप, बस हो गया। तो जो सब पॉइंट हम लिखाए सब लोग लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। तो सारा पॉइंट्स लिख लिए। अब जो आपके बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये पहला क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल जो हम दिए हैं, हम इस एग्जाम्पल को समझें। इससे पहले आपको इस सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझना। ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या क्या पॉइंट लिखा है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि क्लास इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ C++, यानी क्लास क्या है? C++ का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विच इंप्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, यानी जो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक फीचर्स है इनकैप्सुलेशन, उसको इंप्लीमेंट करता है। आपको याद होगा हम पहला क्लास में जब इनकैप्सुलेशन बताए थे एक लाइन, तो एक लाइन हम वहां बताए थे कि इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शंस टुगेदर इन ए सिंगल लॉजिकल फ्रेम टू मेक ए सिंगल एग्जिस्टेंस। मतलब इनकैप्सुलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिलेटेड वेरिएबल और फंक्शंस को एक सिंगल लॉजिकल फ्रेम के अंदर बाइंड कर देते हैं ताकि सब मिलकर के सिंगल एग्जिस्टेंस हो जाए। और देखिए क्लास वही काम करता है। क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, रिलेटेड वेरिएबल और फंक्शंस को एक क्लास के अंदर बाइंड कर देते हैं ताकि सब मिलकर के सिंगल एग्जिस्टेंस हो जाए। यही कहलाता है इनकैप्सुलेशन। और अगले ही सेंटेंस स्टेटमेंट में हम क्लास को डिफाइन किए कि क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। मतलब क्लास क्या होता है, रिलेटेड वेरिएबल और फंक्शंस का कलेक्शन होता है। जैसे अभी देखिए इस एग्जांपल में आपके सामने एक फर्स्ट नेम का क्लास बना हुआ है जो क्या है, दो वेरिएबल और दो फंक्शंस का। देखिए ये क्लास वेरिएबल और फंक्शंस का कलेक्शन है। कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल का कलेक्शन है और साथ में दो फंक्शन का कलेक्शन है। यानी इस क्लास में दो वेरिएबल और दो फंक्शंस को हम कंबाइन किए हैं। हम बताए कि क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको हम बोलेंगे डेटा मेंबर, यानी ये कहलाएगा क्लास का डेटा मेंबर। जबकि ये जो फंक्शंस हम दोनों डिफाइन किए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन। समझ गए सब लोग। यानी क्लास के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे उसको हम आज के बाद डेटा मेंबर बोलेंगे, और क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस डिफाइन करेंगे उसको हम आज के बाद मेंबर फंक्शन बोलेंगे। तो फिलहाल जो फर्स्ट क्लास बनाए हैं ये दो वेरिएबल और दो फंक्शंस का कलेक्शन है। वेरिएबल्स को बोलेंगे डेटा मेंबर और फंक्शंस को बोलेंगे मेंबर फंक्शन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखा है टू डिक्लेयर ए क्लास वी यूज ए कीवर्ड क्लास। यानी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। कहां, देखिए यहाँ जनरल फॉर्मेट क्या है, सिंटेक्स क्या है क्लास को डिक्लेयर करने का। तो देखिए पहले क्लास कीवर्ड यूज किए, उसके बाद क्लास नेम जो मन है दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए अभी क्लास कीवर्ड यूज किए और क्लास नेम में पहला एग्जांपल था, हम एग्जांपल क्लास का नेम दे दिए फर्स्ट। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू किए, जितना डेटा मेंबर डिफाइन करना है। जैसे इस एग्जांपल में हमको दो डेटा मेंबर डिफाइन करना था, दो डेटा मेंबर डिफाइन कर लिए। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, फिलहाल हम एक्सेस स्पेसिफायर यहां क्या यूज किए हैं एग्जांपल में, पब्लिक। और उसके बाद जितना मेंबर फंक्शन डिफाइन करना है तो हमको दो मेंबर फंक्शन डिफाइन करना था, गेट और शो डिफाइन कर लिए, कर्ली ब्रेसेस बंद और सेमीकोलन। फॉर्मेट समझ गए क्लास को डिक्लेयर करने का। यस सर। हम लिखा है कि द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास is treated as a single statement, hence it must be terminated by the semicolon। देखिए C++ में क्लास के डिक्लेरेशन को सिंगल स्टेटमेंट माना जाता है और इसीलिए कर्ली ब्रेसेस के बाद हम उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। देखिए ऐसा क्या है, तो इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। एक्चुअल में अभी से पहले हम लोग जितने भी यूजर डिफाइंड रिसोर्स डिक्लेयर करते थे वो सिंगल स्टेटमेंट होता था और उसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करते थे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक वेरिएबल की जरूरत है, इंट ए सिंगल स्टेटमेंट है, डिक्लेयर किए सेमीकोलन। कांस्टेंट की जरूरत है, कांस्ट इंट ए सिंगल स्टेटमेंट है, सेमीकोलन। सपोज फंक्शन ए की जरूरत है, इंट ए 10 सिंगल स्टेटमेंट है, सेमीकोलन। एक फंक्शन की जरूरत है void show सिंगल स्टेटमेंट है, सेमीकोलन। बस इसी लॉजिक को बनाए रखने के लिए क्लास के डिक्लेरेशन का मल्टीपल स्टेटमेंट होने के बावजूद भी इसको सिंगल स्टेटमेंट के रूप में ही ट्रीट किया जाता है और इसीलिए कर्ली ब्रेसेस के बाद ही हम सेमीकोलन देते हैं। यानी क्लास के डिक्लेरेशन को सिंगल स्टेटमेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है और इसलिए हम कर्ली ब्रेसेस के बाद भी सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखा है अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखा है कि द डिक्लेरेशन ऑफ नहीं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि क्लास क्रिएट्स एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऑफ इट्स ओन टाइप। देखिए एक्चुअल में क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करता है। देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप किसको बोलते हैं, वैसा डेटा टाइप जिसको यूजर डिफाइन करता हो। सबसे पहले तो डेटा टाइप किसको बोलते हैं,
जैसे आप लोग डेटा टाइप कौन कौन सा पढ़े हैं, सी प्लस प्लस में इंट, फ्लोट, कैर, ये सब अलग अलग डेटा टाइप पढ़े। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी डेटा टाइप की जरूरत क्यों होती है। नॉर्मली डेटा टाइप का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने, कांस्टेंट ए, ये सब डिक्लेयर करने में। जैसे देखिए हम लिखते हैं इंट ए, मतलब इस डेटा टाइप का इस्तेमाल हम कहां किए, वेरिएबल डिक्लेयर करने में। देखिए जैसे ही लिखते हैं इंट ए तो कंपाइलर क्या करता है, 2 बाइट का एक मेमोरी एलोकेट करता है, इसका नेम हो जाता है ए। लेकिन मान लीजिए इंट ए के जगह अगर हम लिखें फ्लोट ए, तब कंपाइलर क्या करेगा, 2 बाइट का मेमोरी ना एलोकेट करके ये कितने बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा, 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा और इसका नेम होगा ए। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि एक वेरिएबल के लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, उसके डेटा टाइप पर। अगर 2 बाइट का डब्बा चाहिए तो इंट यूज कीजिए, 4 बाइट का डब्बा चाहिए फ्लोट यूज कीजिए, 8 बाइट का डब्बा चाहिए डबल यूज कीजिए, 10 बाइट का डब्बा चाहिए लॉग डबल यूज कीजिए। लेकिन मान लीजिए कि हमको एक 5 बाइट का डब्बा चाहिए, सपोज हमको एक 5 बाइट का डब्बा चाहिए। क्या आपके पास सी प्लस प्लस में या सी में ऐसा कोई डेटा टाइप है जो 5 बाइट मेमोरी एलोकेट कर सके? नो सर। ऐसा कोई डेटा टाइप आप नहीं पढ़े हैं जो 5 बाइट मेमोरी एलोकेट कर सके। तो जिसके हेल्प से हम ये 5 बाइट मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी जिसके हेल्प से हम अपने जरूरत के हिसाब से मेमोरी एलोकेट कर सकें, अपने सुविधा के हिसाब से मेमोरी एलोकेट कर सकें, उसको हम क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और एक्चुअल में क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसके हेल्प से हम अपने जरूरत के हिसाब से जितना मेमोरी चाहे उतना एलोकेट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए फर्स्ट जो क्लास हम बनाए हैं इसके अंदर 2 वेरिएबल है, एक ए और एक बी, दोनों इंटीजर है। अभी हम क्या बोले थे कि हमको एक 5 बाइट का डब्बा चाहिए। तो अभी अगर हम इस फर्स्ट क्लास का वेरिएबल बनाए, मतलब फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तो इसके लिए 5 बाइट मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, इसके लिए 4 ही बाइट मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 डेटा मेंबर है, दोनों इंट है, तो 2 + 2 4। लेकिन हमको डब्बा कितने का चाहिए, 5 बाइट का। तो मान लीजिए इसमें एक और मेंबर अगर हम बढ़ा दें कैर पी, तो आप देखिए जब कभी भी हम इस फर्स्ट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब वेरिएबल बनाए जैसे f1, तो इसके लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा, 2 + 2 + 1, यानी अभी कितने बाइट का डब्बा हो जाएगा, 5 बाइट का डब्बा। समझ रहे हैं सब लोग? यानी क्लास के हेल्प से हम अपने जरूरत के हिसाब से जितना मेमोरी एलोकेट करना चाहें कर सकते हैं। इसीलिए हम क्लास को बोले कि क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब आगे देखिए, अब आगे हम लिखाए कि क्लास क्रिएट्स एंड, नहीं आगे लिखाए कि द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास इज ओनली ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, देयर इज नो एनी मेमोरी एलोकेशन फॉर द मेंबर ऑफ क्लास इनसाइड द क्लास। देखिए हम बताए कि ये जो क्लास का डिक्लेरेशन है ये जस्ट क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर जो भी मेंबर है क्लास के अंदर उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, मतलब ये फिजिकली कोई रिसोर्स कैप्चर नहीं करता है। ये जस्ट क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है, एक लॉजिकल फ्रेम है। देखिए क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा समझिए। जैसे देखिए अगर अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हटा दें, एक नॉर्मल प्रोग्राम हम लिखते हैं, जैसे यहां से लिखिए मेन और इसके अंदर हम लिख दिए इंट ए और इंट बी। तो जैसे ही प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, जैसे ही कंपाइलर पढ़ेगा इंट ए, कंपाइलर क्या करेगा, 2 बाइट का एक डब्बा बनाएगा जिसका नेम ए। जैसे ही पढ़ेगा इंट बी, उसके लिए 2 बाइट का एक और डब्बा बनाएगा जिसका नेम बी। ठीक इसी तरह से अगर अभी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करें, तो जैसे ही कंपाइलर ऊपर से कंपाइल करना शुरू करेगा, वो पढ़ेगा, जैसे ही वो पढ़ेगा इंट ए, तो कंपाइलर को क्या चाहिए, 2 बाइट का एक मेमोरी एलोकेट करना जिसका नेम ए। जैसे ही वो पढ़ेगा इंट बी, 2 बाइट का एक और डब्बा बनाना चाहिए जिसका नेम बी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम बताए क्लास का डिक्लेरेशन जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है, एक लॉजिकल फ्रेम है। क्लास के मेंबर के लिए क्लास के अंदर कहीं कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। तो आखिर क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है? तो देखिए जैसे अभी हम बता रहे थे कि क्लास को डिफाइन करने का मतलब है कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना। तो देखिए जैसे अगर हम एक
किसी प्रोग्राम में लिखते हैं इंट ए, तब कंपाइलर क्या करता है, ए के लिए 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है। लेकिन अगर हम किसी प्रोग्राम में सिर्फ लिख दे इंट, तो कंपाइलर क्या कुछ करेगा? नहीं करेगा। इंट इंडिकेट कर रहा है 2 बाइट मेमोरी, लेकिन ये मेमोरी किसके लिए कंपाइलर एलोकेट करेगा, वो चीज लिखा हुआ है ही नहीं। मतलब सिर्फ इंट अगर लिखें तो कंपाइलर इसके लिए किसी के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, वो सिर्फ यही समझेगा इंट मतलब 2 बाइट का एक फ्रेम। लेकिन इस फ्रेम के माप का मेमोरी किसको देना है ये क्लियर नहीं है। ठीक उसी तरह से जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो एक्चुअल में हम इसी फ्रेम को डिफाइन करते हैं। यानी जैसे इंट 2 बाइट का एक लॉजिकल फ्रेम डिफाइन करता है, ठीक उसी तरह से जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो क्लास डिफाइन करने का मतलब है एक लॉजिकल फ्रेम तैयार करना, जिस फ्रेम के माप का मेमोरी हम फ्यूचर में किसी ऑब्जेक्ट को देंगे। तो देखिए जैसे ही हम लिखते हैं, जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जैसे ही कंपाइलर पढ़ेगा इंट ए, कंपाइलर क्या करेगा, 2 बाइट का एक लॉजिकल फ्रेम तैयार करेगा। देखिए मेमोरी और फ्रेम में अंतर समझिए। देखिए फ्रेम क्या है, मेजरमेंट का एक टूल्स है। जैसे आप कभी देखे होंगे ईंट बनते हुए, जो चिमनी होता है, भट्ठा होता है, वहां ईंट बनता है। तो देखिए वहां एक जो मिस्त्री बनाता है उसके पास एक फ्रेम रहता है, एक फर्मा रहता है जिसको बोलते हैं। उसमें वो क्या करता है, मिट्टी भरता है और ऐसे उड़ेगा तो उसी माप का ईंट बन जाएगा। मतलब फ्रेम क्या है, एक फर्मा क्या है, एक मेजरमेंट के लिए एक टूल है कि उसी के माप का मिट्टी बनाना, ईंट बनाना है। ठीक उसी तरह से देखिए जब हम सिर्फ इंट लिखते हैं तो इंट क्या है, एक फ्रेम है, फर्मा है, कितने बाइट का, 2 बाइट का। जैसे ही आप लिखते हैं इंट एक्स, तो कंपाइलर क्या करता है, इंट के माप का, मतलब इंट का जो फर्मा है 2 बाइट का, उस फ्रेम के माप का मेमोरी किसको दे देता है, एक्स को। इसका मतलब है इंट के लिए पहले 2 बाइट का एक फ्रेम बना हुआ है। ठीक उसी तरह से जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास डेफिनेशन में इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। जैसे ही कंपाइलर पढ़ेगा इंट ए, 2 बाइट का एक लॉजिकल फ्रेम बनाएगा। जैसे ही पढ़ेगा इंट बी, इसी डब्बे को, इसी फ्रेम को 2 बाइट और बढ़ा देगा। यानी ये फ्रेम कितने बाइट का हो गया, 4 बाइट का हो गया। और इस फ्रेम का नेम क्या हो गया, फर्स्ट। यानी फ्यूचर में जब कभी भी फर्स्ट टाइप का कोई वेरिएबल बनाएंगे, यानी जैसे ही हम लिखे फर्स्ट एक्स, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक्स के लिए फर्स्ट के माप का मेमोरी एलोकेट करेगा। और फर्स्ट के माप क्या है, 4 बाइट। यानी एक्स के लिए कितना मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, 4 बाइट। समझे सब लोग, क्लियर हुआ? यस सर। क्लास का डिक्लेरेशन जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। क्लास डिफाइन करने का मतलब होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना, एक लॉजिकल फ्रेम तैयार करना, जिस फ्रेम का माप का मेमोरी हम आगे चल के किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे। हाँ, क्लास के अंदर क्लास के लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोले कि एक लॉजिकल फ्रेम है, एक टेम्पलेट है। तो अब आगे समझिए। देखिए जैसा कि हम बतलाए, द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास इज ओनली ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। यानी क्लास का डिक्लेरेशन जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। क्लास के अंदर उसकी मेमोरी मेंबर के लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। तो फिर हम इस क्लास के फीचर्स को यूज कैसे करेंगे? जैसे क्लास के मेंबर के लिए अगर कोई मेमोरी एलोकेशन हुआ ही नहीं, तो फिर क्लास के अंदर जो ये मेंबर है, इसका रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो हम अगले पॉइंट में लिखा है कि टू यूज द मेंबर ऑफ क्लास वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। यानी क्लास के फीचर्स को यूज करने के लिए, क्लास के रिसोर्स को यूज करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग का यही टेक्निक्स कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स। देखिए क्लास के अंदर हम जो कुछ भी डिफाइन किए, ये तब तक बेकार है जब तक इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट ना बना लेते हैं। यानी इस फीचर्स को, इस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यही कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत होना। बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसके किसी भी फीचर्स का आप यूज नहीं कर सकते। हम आगे लिखा है कि टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज क्लास नेम एज ए डेटा टाइप। यानी जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो इसके लिए आपको क्लास के नेम को एज ए डेटा टाइप के रूप में इस्तेमाल करना होगा। यानी क्लास अपनी ही तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करता है, जो उसका नेम होता है उसी टाइप का। यानी इस क्लास का अगर आपको फीचर्स यूज करना है तो पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्लास का जो नेम है उसी को डेटा टाइप के रूप में यूज करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए हमको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम लिखते हैं डेटा टाइप के रूप में फर्स्ट और नेम दे देते हैं एक्स।
जैसे ही फर्स्ट x बनाएंगे तो क्या होगा, x के लिए कंपाइलर 4 बाइट का एक मेमोरी एलोकेट कर देगा और इसमें ये आपस में बाद में बताएंगे 2 पार्ट में रहेगा जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इस डब्बे का नेम क्या हो गया, x। और अब इस x को आप x के हेल्प से इस ab को एक्सेस कर सकते हैं, इस गेट और शो को एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए? यानी क्लास के फीचर्स को यूज करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्लास का नेम को ही एज डेटा टाइप के रूप में इस्तेमाल करना होगा। जैसे इस फर्स्ट क्लास के फीचर्स को यूज करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाए x, जैसे ही x बनाए तो x का मेमोरी एलोकेट हो गया, ab का मेमोरी एलोकेट हो गया, x के लिए गेट डिफाइन हो गया और x के लिए शो डिफाइन हो गया। अब x के हेल्प से क्लास के किसी भी मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए? आगे लिखा है कि as soon as we create an object sufficient memory will be allocated for the object। यानी जैसे ही हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। जैसे देखिए इस एग्जांपल में हम इस फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए f1, तो जैसे ही f1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो f1 के लिए मेमोरी एलोकेट होगा, लेकिन ये मेमोरी कितना एलोकेट होगा, कितना मेमोरी f1 के लिए बनेगा, ये डिपेंड किस पर करेगा, क्लास के डेटा मेंबर पर। जैसे अभी f1 के लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा ये डिपेंड करेगा क्लास के डेटा नंबर a और b पर। देखिए इसमें 2 डेटा नंबर है और दोनों इंटीजर है, मतलब 2 + 2 4, यानी f1 के लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा, 4 बाइट का। और इसी तरह f2 जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसके लिए भी कितना मेमोरी एलोकेट होगा, 4 बाइट का। अगर हम इसमें एक और जोड़ दें इंट c, तो अब हर ऑब्जेक्ट के लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा, 6 बाइट का। यदि एक ऑब्जेक्ट के लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, क्लास के डेटा नंबर पर। समझ गए? अब आगे लिखा है कि एवरी ऑब्जेक्ट विल गेट ए सेपरेट मेमोरी एलोकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स मेंबर व्हिच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय ईच अदर। देखिए हर ऑब्जेक्ट के लिए उसके डेटा नंबर के हिसाब से सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा। जैसे f1 इसके लिए हम बाहर से तो आपको 4 बाइट का डब्बा दिखने में लगेगा, लेकिन अंदर से ये 2 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 डेटा नंबर है a और b, तो ये जो 4 बाइट का डब्बा है आपस में 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। 2-2 बाइट में एक पार्ट का नेम a होगा, दूसरे पार्ट का नेम b होगा। इसी तरह f2 भी आपस में 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, एक पार्ट का नेम a और दूसरे पार्ट का नेम b। अब f1 के a में अगर कोई वैल्यू डालेंगे तो b को अफेक्ट नहीं करेगा, b में कोई वैल्यू डालेंगे a को अफेक्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत समझने में? यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए उसके डेटा नंबर के हिसाब से सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा जो एक दूसरे को अफेक्ट ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है? और अब आगे बताए कि टू एक्सेस द फीचर्स ऑफ क्लास वी हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। यानी क्लास के किसी फीचर्स को यूज करने के लिए अब आपको ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना होगा। किसके हेल्प से? डॉट ऑपरेटर के हेल्प से। जैसे f1 ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसके अगर a को एक्सेस करना है तो बोलेंगे f1.a, b को एक्सेस करने के लिए f1.b, इसी तरह गेट को एक्सेस करने के लिए f1.get, शो को एक्सेस करने के लिए f1.show। यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बना अब उस ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के हेल्प से आप क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? और इतना के बाद अब आगे हम बतलाए कि क्लास इज ए लॉजिकल कंस्ट्रक्ट वेयर इज ऑब्जेक्ट इज फिजिकल एंटिटी। देखिए ये बात आपको सही से समझना होगा। क्लास क्या है? जस्ट एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिकल एंटिटी है। देखिए क्लास जस्ट एक डेफिनेशन है, उसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस किसका है? ऑब्जेक्ट का। जैसे अभी देखिए हम ये क्लास डिफाइन किए तो इस क्लास का तो कोई मतलब, ये तो जस्ट एक कांसेप्ट है, एक डेफिनेशन है, ये तो कोई रिसोर्स कैप्चर करता ही नहीं है। जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए वैसे ही ये रिसोर्स कैप्चर किया, इसका f1 का a बना, f1 का b बना, f1 का गेट बना, f1 का शो बना। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए तब जाके ऑब्जेक्ट रिसोर्स कैप्चर किया, मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जबकि क्लास क्या है? जस्ट एक डेफिनेशन है, एक कांसेप्ट है, एक लॉजिकल कांसेप्ट है। जैसे मान लीजिए हम अगर आपको बोले कि एक एनिमल पकड़ के ले आइए, हम अगर आपको बोले कि एक एनिमल पकड़ के ले आइए, अब बताइए आप क्या लाएंगे? कोई भी हो सकता है, क्योंकि एनिमल होता नहीं है स्पेसिफिक। एनिमल क्या है? जस्ट एक कांसेप्ट है। मान लीजिए हम बोले एनिमल पकड़ के ले आइए, तो अब आप कंफ्यूज कीजिएगा कौन सा एनिमल पकड़ के लाना है, क्योंकि एनिमल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एनिमल जस्ट एक डेफिनेशन है, एक लॉजिकल कांसेप्ट है। मतलब जैसे
एनिमल क्या है, एक क्लास है। अब इसके अंदर ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, जैसे जिसका 4 पैर हो, जो मतलब मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, ये खाता हो, जंगल में रहता हो, घूमता हो, मतलब इस तरह का ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जिसके अंदर है दैट इज कॉल्ड एनिमल। तो ये देखिए अपने आप में ये कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर है, कैट के अंदर, तो कैट क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर है, डॉग के अंदर, तो डॉग क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट। यानी एनिमल क्या है, एक क्लास है। एनिमल जस्ट एक क्लास है, जबकि कैट और डॉग क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। हम बोले कि एनिमल का वजन कितना होता है, क्या बता सकते हैं एनिमल का वजन कितना होता है, क्या? नो सर, नहीं बता सकते। नहीं बता। एनिमल करके कुछ होता ही नहीं है, एनिमल का फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो तो जस्ट एक डेफिनेशन है। एनिमल तो जस्ट एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है, लेकिन उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट को जो अडॉप्ट करता है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे हम बोले कैट का वजन कितना होता है तो आप बता सकते हैं, डॉग का वजन कितना होता है बता सकते हैं, लेकिन एनिमल का वजन कितना होता है यह संभव नहीं है बताना, क्योंकि ये तो एक लॉजिकल कंसेप्ट है, इस तरह का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। अब मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि स्टूडेंट गोरा होता है या काला होता है, और इसका जवाब देना ही संभव नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़े है। स्टूडेंट तो एक क्लास है, मतलब एक डेफिनेशन है कि जो पढ़ता हो, शर्ट पैंट पहनता हो, कॉलेज जाता हो, दैट इज स्टूडेंट। अब उसमें अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का नाम लें कि राम गोरा है या काला है, तब आप बता सकते हैं कि हाँ वो गोरा है या काला है, क्योंकि राम का फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में अंतर समझ में आया सबको, डिफरेंस समझ में आया सबको, बोलिए। क्या कहता है, क्यों नहीं बोल रहा है कोई? बोल तो रहे हैं सर, आया समझ में। आया सर। क्लास जस्ट एक लॉजिकल कंसेप्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। क्लास जस्ट एक लॉजिकल फ्रेम है, जबकि ऑब्जेक्ट फिजिकल एंटिटी है। अगर क्लास है, कैट और डॉग उसका ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट अगर क्लास है तो राम उसका ऑब्जेक्ट। वेटल्स अगर क्लास है तो क्या है उसका ऑब्जेक्ट। बाइक अगर क्लास है तो बुलेट उसका ऑब्जेक्ट। बात समझ गए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट? यस सर। जस्ट यस सर। अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अब समझिए, अब आगे लिखा है इन C++ we get 3 access specifier नहीं। अब लगता है आज इतना ही, क्योंकि इसके बाद मेरा क्लास है तुरंत। अभी इसमें और टाइम लगेगा समझाने में, नहीं रहेगा। अगले के सामने फिर से यही नेक्स्ट क्लास में आपके सामने फिर से यही एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा, और आगे का जो पॉइंट्स बचा हुआ है उस पॉइंट्स को हम समझाएंगे, और तब जाके फाइनली इस एग्जाम्पल को आप समझ पाएंगे। क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक समझने में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।